हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। और इस वीडियो में हम बेसिकली सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे या जानेंगे, ठीक है? तो जब जी आप सर्कुलर मोशन सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके बारे में हमें जानना है, राइट? ये सही है, मतलब लेकिन पार्शियली सही है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो हम पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे जो सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? इसके अंदर लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। कैसे? जहां भी, समझ लो बात को, जहां भी एंगल इन्वॉल्व हो या एंगुलर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वहां पर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई होगा। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार जा रही है, राइट? सड़क पे एक कार है, ये कार है और ये इधर जा रही है। आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो। तो इस ये जब मूव कर रही है, अभी यहाँ थी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी। तो इसको, इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपना सर घुमाना पड़ेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो एंगल हो गया आपके रिस्पेक्ट में, मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये कुछ एंगल बना रहा है इस ऑब्जर्वर के आंखों पे, और इसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को सर घुमाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एंगल्स इन्वॉल्व हो गए, है ना? जहां भी एंगल इन्वॉल्व होगा वहां पे सर्कुलर मोशन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। तो एंगुलर वेरिएबल्स क्या होता है? सबसे पहला एंगुलर वेरिएबल है एंगुलर पोजीशन, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड उसके बाद आता है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये 1 से लेकर के 5 तक ना, ये सारे एंगुलर वेरिएबल है। और इनके बाद आता है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये भी एंगुलर वेरिएबल्स के ही आगे चल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगुलर पोजीशन, वन बाय वन सबको जानते हैं। तो एंगुलर पोजीशन के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन समझने से पहले अगर हम सिंपल बात करें कि पोजीशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में कि किसी पार्टिकल का पोजीशन उसका लोकेशन होता है, राइट? जो हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन, लेट्स से कि ये पार्टिकल पी है, इसका पोजीशन कैसे बताएंगे? तो दो तरीके हैं। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लिया एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, जेड। या फिर इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट? एक्स 1 वाई 1 जेड 1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये इसका लोकेशन बता रहा है, इसका पोजीशन। और वेक्टर के फॉर्म में क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये आर पी हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया इस ओरिजिन से, ठीक है, यहां से यहां तक। अब उसी तरह से सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? तो जितना एंगल वो बनाएगा ना सेंटर पे, जितना एंगल वो बनाएगा सेंटर पे, या उसका इनिशियल पोजीशन जहां पे वो रेफरेंस पॉइंट से, लेट्स से कि ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया, पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है, आ रहे। तो रेफरेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का ना, रेफरेंस पोजीशन से जितना वो एंगल बना रहा है होगा रेफरेंस लाइन से, उसका जो पोजीशन वेक्टर जितना एंगल बना रहा होगा उसको कहेंगे हम उसका पोजीशन, राइट? एंगुलर पोजीशन। कोई दिक्कत? ये हो गया थीटा एंगुलर पोजीशन। अब थीटा को मेजर कैसे करते हैं? पहले तो ये क्लियर हो गया एंगुलर पोजीशन क्या हो गया। रेफरेंस लाइन से जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, जितना एंगल वो बन रहा होगा, उसको कहेंगे हम एंगुलर पोजीशन। कोई दिक्कत? बेसिकली ये है एक एंगल ही, है ना? द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद गिवन रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? समझ में आई बात? अब है ये एंगल ही, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा हमारा, जो ऐसा यूनिट रहता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और जनरल यूनिट क्या कहते हैं हम? डिग्री। जनरल यूनिट क्या हो गया? डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी तरह से आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सेम, यहाँ पे हमारा रेफरेंस लाइन है, अब पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, राइट? तो पहले यहाँ पे था, ये हो गया थीटा 1, ये मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट? अब ये थीटा 2 हो गया, तो ये मान लिया हमने बी, राइट? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि जो रेफरेंस लाइन के जो हम ले रहे हैं, वहां से जितना एंगल इसने कवर किया और यहाँ से जितना एंगल
हो गया, इनका सब्ट्रैक्ट, इनका मतलब डिफरेंस, यानी कि गिवन टाइम में पार्टिकल जो है कितना एंगल मूव कर रहा है, राइट, कितना एंगल कवर कर रहा है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, थीटा, और ये बराबर होगा कितना, θ2 माइनस θ1। कोई दिक्कत, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट भी इसका सेम ही रहेगा, यूनिट क्या हो गया इसका, रेडियन और डिग्री। पर डिग्री जो है ना जनरल यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या गया, रेडियन। अब इसके बारे में हम रेडियन कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम ऑलरेडी यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं, मैं बस ब्रीफ रिवाइज कर देता हूँ। तो ये जो थीटा होता है ना, अगर हम सिंपल बात करें, यहाँ पे है, ये सेंटर हो गया, ये उसका रेडियस हो गया, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया मूव करके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। और ये जो पार्टिकल एक्चुअली डिस्टेंस कितना कर ट्रेवल किया इस आर्क लेंथ एल के बराबर, तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यानी कि जो थीटा होगा वो होगा एल अपॉन आर, ठीक है। यहां से आता है रिलेशनशिप, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन आर, आर्क लेंथ बाय रेडियस। और ये जो वैल्यू आएगा थीटा का ना, ये आएगा रेडियन में, क्या चीज में आएगा, रेडियन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ के लोग यहाँ पहुंच गया, तो इसने कितना एंगल कवर किया, ये, तो उस केस में थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस का हाफ, यानी कि पाई आर डिवाइड बाय आर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पाई रेडियन, है ना। और अगर ऐसे सिंपल देखें तो ये कितना, अगर डिग्री में बात करते हैं कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास रिलेशनशिप डिग्री और रेडियन में, कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, π/6 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री, लाइक दैट, है ना। और 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, कोई दिक्कत, है ना। और जब एंगल डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो डिग्री में भी एक स्पेशल यूनिट सिस्टम होता है। डिग्री में हमारे पास क्या होता है, डिग्री में मिनट और सेकंड होता है। डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके 1 डैश ऊपर में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। ये टाइम वाला सेकेंड नहीं है, ये एंगल का सेकेंड है, ठीक है। और ये क्या होता है, 60 ऊपर में डबल डैश, ओके। तो ये डिग्री का जो उसको ब्रेक करते हैं डिग्री में, तो ये आता है। पर नॉर्मली क्या करेंगे हम, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम सारा कुछ रेडियन में रखेंगे, तो दैट कि ना हमारे पास कैलकुलेशन में इजी हो, तो हम सारा रेडियन में डिग्री रखेंगे, ठीक है, पर एंगल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो क्या, सिंस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, सोचो। कि अगर आपके मन में हाँ आ रहा है, तो एक बात समझो, अगर हम पार्टिकल पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर करके फिर वापस यहाँ आ जाता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 2 पाई 360 डिग्री, एंगल कितना कवर हुआ, 360 डिग्री ना। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो है जनरल वेक्टर से डिफरेंट है। इसको अगर हम नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट करें, तो ये मतलब हमारे उस फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहा। तो इसीलिए कहीं कहीं ना इसको हम जनरल मतलब नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते, या इसको वेक्टर मानते ही नहीं, राइट। तो लेकिन इसका यूज होता है काफी, कई बार कैलकुलेशन में इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो
सॉल्यूशन अच्छे से मतलब सॉल्यूशन को डिवाइड कर मतलब समझ पाते हैं, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे से। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कि ये है एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? इट इज एन एक्सियल वेक्टर। इट इज एन एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या हुआ? तो एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है ना, कि इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन। किसका है डायरेक्शन? क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो अगर ये हमारा प्लेन है, तो पार्टिकल अगर इधर से ऐसे मूव कर रहा है, राइट, तो ये या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा या इनटू द प्लेन होगा। यही होगा सकता है डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और इसका जो डायरेक्शन है एक्चुअल, वो हम डिसाइड फाइंड कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है ना, उधर अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को, ये चारों फिंगर्स इनको कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, और थंब उस समय, थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा ना, उसी तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। अपने हैंड को ऐसे रख करके ऐसे कर्ल करते हैं, तो हमारा जो थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा का ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। कोई दिक्कत नहीं ना? यही ये क्लॉकवाइज होता तो इनटू द प्लेन होता, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ना कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, वो बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट थीटा वुड बी इन सर्कुलर पाथ ओनली, हियर थीटा कुड बी सेम इफ पाथ हैव बीन कर्व्ड और जिगजैग। अब इसका मतलब क्या है, समझाता हूँ। देखो, अगर पार्टिकल यहाँ, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, राइट, तो ये एंगल हुआ, पार्टिकल ऐसे करके यहाँ गया, इसने लेट से कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इसने कवर किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 60 डिग्री। एक पार्टिकल है दूसरा, ये मान लिया हमने ए, दूसरा पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे करके गया, यहाँ पहुंचा, इसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 60 डिग्री ही, राइट। जबकि इसका पाथ लेंथ ज्यादा है, डिफरेंट है, और इसका पाथ का मूवमेंट भी डिफरेंट है, फिर भी दोनों का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर एक और लेते हैं पाथ सी, ठीक है, ये आर्क है एक तरह से। अब देखो, इसका भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा? 60 डिग्री, लेकिन इसका आर्क लेंथ कितना है? डिफरेंट है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस सी ट्रेवल कर रहा है, राइट, फिर भी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये यही पॉइंट कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट थीटा वुड बी इन सर्कुलर पाथ ओनली, जो मैंने बता दिया यहाँ पे, सर्कुलर पाथ होना कोई जरूरी नहीं है, जिगजैग भी हो सकता है पाथ, है ना। या फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर, यहाँ से कोई पर्सन खड़ा होकर के देखेगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये होगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ गया, तो ये सर्कुलर है नहीं, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट थीटा वुड बी इन सर्कुलर पाथ ओनली, हियर थीटा कुड बी सेम इफ पाथ हैव बीन कर्व्ड और जिगजैग्ड। समझ में आया? सेकंड पॉइंट है कि थीटा कुड बी सेम फॉर डिफरेंट पाथ लेंथ, ये भी एक्सप्लेन किया अभी मैंने। थर्ड है, इट इज डायमेंशनलेस एंड हैज अ प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर एसआई यूनिट रेडियन, व्हाइल अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, पर अभी डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा था कि एंगल का जो यूनिट होता है, एंगल जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी आता है, राइट। रेडियन और स्टेरेडियन ये डायमेंशन लेस है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने अभी क्लियर किया था कि इसको एक्चुअल वेक्टर हम नहीं मानते हैं, ठीक है। पर कहीं कहीं इसका मतलब अगर इसको स्मॉलर एंगल को अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करें, तो कई जगहों पे कैलकुलेशंस में हमें कैलकुलेशन को समझने में आसानी होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं स्मॉलर वैल्यूज के लिए, बड़े वैल्यूज के लिए नहीं, ठीक है। अगर बड़े वैल्यूज के लिए हमें ट्रीट करना है, तो वहां पे हम इसको एक्सियल वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, पर नॉट एक्चुअल वेक्टर, क्लियर।
इसके बाद आता है दे आर एक्सेलरेटर, जो मैंने बता दिया था। उसके बाद देयर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। व्हेन द फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग, ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल है। व्हेन द फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग द मोशन ऑफ द पॉइंट देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये है राइट हैंड थंब रूल। पर बोला जाए कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो राइट हैंड थंब रूल ये है, ठीक है। इसका आता है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी 2 पाई, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इधर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है। कमेंट ऑन डी थीटा अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू अ मेन ए एंड मेन बी, ठीक है। दिख रहा है मेन ए स्ट्रेट लाइन में कार को पीछे से आगे, मतलब पीछे खड़ा है और ये आगे इसको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बी ये साइड में खड़ा है और ये इसको साइड से देख रहा है जाते हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसको देखो तो फॉर ए से दूर जा रहा है, राइट, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके। और इसके जैसे दूर जाने का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट, car is moving with constant velocity, right? Car is moving with constant velocity, और इसके लिए इसका कोई एंगल तो बन नहीं रहा, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज जीरो एंड डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो सामने देख रहा है ना, इसके आगे से जा रहा है ये। अब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बी में देखो, यहाँ पे क्या है, कार यहाँ से देख रहा है, जैसे नजदीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस का फर्क होगा। तो यहाँ से ये लेट से मान रहे हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको सेम टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लग रहा होगा, है ना। अगर एक चीज देखा जाए, यहाँ से यहाँ गया होगा इसने, जो ऑब्जर्वर है बी, इसको ज्यादा सर घुमाना पड़ेगा, थीटा वन का वैल्यू ज्यादा है। फिर जैसे ये दूर जा रहा है, ये थीटा टू का वैल्यू कम हो गया थीटा वन से। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ ये थीटा थ्री मान लेते हैं, तो थीटा थ्री का भी वैल्यू कम हो गया, है ना। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, है ना। मतलब कि डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बाय द वे जाने में सेम टाइम लग रहा है, तो डी थीटा वन बाय डी टी वुड बी ग्रेटर देन डी थीटा टू अपॉन डी टी ग्रेटर देन डी थीटा थ्री अपॉन डी टी, सेम टाइम में जा रहा है तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, मतलब जैसे जैसे दूर जा रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी, यानी हमें ज्यादा सर टर्न करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे है कि हमें बताना है कमेंट ऑन डी थीटा अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू मेन ए एंड मेन बी। मेन ए का तो डी थीटा अपॉन डी टी होगा नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, उसके लिए जीरो होगा। पर फॉर मेन बी, ये जैसे जैसे दूर जा रहा होगा ना, कार जो है दूर जा रही होगी, इसका जो डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू है ना, वो डिक्रीज करता हुआ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आई बात, कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन का तो क्या ही तुक बनता है, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, राइट, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो अभी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या देख रहा है, व्हेन वी आर मूविंग इन अ ट्रेन देन ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक पोल्स, जो कि ट्रेन के नजदीक में होते हैं, पास द ऑब्जर्वर वेरी क्विकली, बहुत तेजी से उनको लगता है कि बहुत तेजी से पास हो रहा है, राइट। लेकिन जो दूर कहीं ट्री, मतलब एग्जांपल लिया हमने ट्री से, लेकिन दूर कोई भी ऑब्जेक्ट से, घर हो गए, कोई पहाड़ वगैरह दिख रहा है, या फिर कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट, राइट, वो क्या हो रहा है, वो बहुत स्लोली मूव करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन समझते हैं। मान लो कि हम इधर जा रहे हैं, ये हमारे पास ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, मूविंग ट्रेन, मैंने बस चलो कैरेज बना दिया, लो, ओके। ट्रेन से हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में सभी चीजें क्या हो रही है, पीछे सेम स्पीड से पीछे जाते हुए दिखाई देंगी, राइट। तो ये है हमारा यहाँ पे,
यहाँ पे हमारे पास लेट से कि पोल है, एक इलेक्ट्रिक पोल हो गया ये, और यहाँ पे हो गया ट्री। अब मेरे रिस्पेक्ट में ये दोनों पीछे जा रहे होंगे उसी स्पीड से, 20 स्पीड से, ये भी 20 स्पीड से जा रहा होगा पीछे, राइट। लेकिन अगर टी टाइम में मैं ये कहाँ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, राइट, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा पोल है और ये है ट्री। तो अब ये यहाँ पहुंच गया टी टाइम में, सेम डिस्टेंस है ना। एक्चुअली ये पीछे नहीं जा रहा, हम आगे जा रहे हैं, बट हमारे रिस्पेक्ट में तो ये पीछे जा रहा है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू अस ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखो, इसको देखने के लिए हमें कितना एंगल सर घुमाना पड़ेगा, इतना एंगल देखना पड़ेगा, राइट। अभी हम यहाँ देख रहे थे, ये थीटा हुआ, और इसको देखने के लिए हमारे पास कितना एंगल करना पड़ रहा है, ये एंगल सिर्फ है कि नहीं। तो इसका जो अब थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पे हम आ गए, तो ये सेम टाइम में हमारा जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ बढ़ा, समझ रहे बात को, और इसके लिए बस यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये इसका एंगल इतना बन जाएगा और इसका एंगल बहुत कम रहेगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम मतलब आगे जाएंगे तो हमारे जो क्लोज की जो ऑब्जेक्ट है ना, इनका जो पोजीशन है ये काफी मतलब तेजी से मतलब एंगल हमें टर्न करना पड़ेगा, राइट। नजदीक की चीज देखने के लिए जल्दी से सर घुमाना पड़ेगा ऐसे, है कि नहीं। तो इसीलिए इन नजदीक की चीजों के लिए डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो ज्यादा होता है, डी थीटा अपॉन डी टी इज मोर फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट। और इसीलिए इसीलिए समझ रहे हो, हमें नजदीक की चीजें जो है वो ज्यादा तेजी से जाते हुए दिखाई देती हैं, पास करते हुए दिखाई देती है विथ रिस्पेक्ट टू और अदर जो दूर की चीजें हैं, राइट। जो फार दूर की चीजें हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी स्लोली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसे कि नॉर्मल वेलोसिटी होता है, अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। उसी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिमिलरली हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ पे थीटा वन डिस्टेंस, राइट, थीटा वन इसका इनिशियल पोजिशन है, लेट से ए, और यहाँ से थीटा टू है इसका पोजिशन, थीटा टू। तो उसको ए से बी जाने में डेल टी टाइम लगता है। तो हमारे पास होगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी कि थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ से अगर हम सिर्फ एंगल को ही डिफाइन करना चाहे, लेट्स से कि अ, इसको थीटा और टी ले ले, तो थीटा अगर हम थीटा वन को जीरो ले ले, राइट, मतलब थीटा वन हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले ले, फॉर एग्जांपल इसको एक ऐसे कर देते हैं, अगर यहाँ से हम ले, ये रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से थीटा एंगल, पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो कि टी लगता है टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका हम आगे चल के बहुत यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। पर बेसिकली ये है क्या, दोनों रिलेटेड ही है, राइट। यहाँ पे हमने थीटा टू को थीटा माना और थीटा वन को रेफरेंस पॉइंट जीरो मान लिया, राइट। कोई दिक्कत है ना, बहुत अच्छा। अब ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर डायमेंशन सोचो, तो यस, यू गेस इट राइट, रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस होता, तो इसका सिर्फ होगा डायमेंशन सेकेंड जो कि है टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का
जो हमारा डायमेंशन है वो हो गया टाइम इनवर्स। कोई दिक्कत कहीं से भी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं? अब सिंस जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्सियल वेक्टर है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, एंगुलर एक्सियल वेक्टर, राइट? तो इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। कोई दिक्कत? ये क्या है? एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन कैसा होगा? तो डायरेक्शन जैसे थीटा का डायरेक्शन था उसी तरह से डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे हम? तो डायरेक्शन मेजर करेंगे हम, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। और हम इसको कैल फाइंड कैसे करेंगे? तो राइट हैंड थंब रूल। किस रूल का यूज करेंगे? किस रूल का यूज करेंगे फाइंड करने के लिए? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जैसे कि हम यूज करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के राइट हैंड थंब रूल के चलते क्या हुआ, अभी जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हमारा जो पार्टिकल है या मूव कर रहा है क्या, ए से बी, मतलब इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम अपने हैंड को, राइट हैंड को ऐसे रख करके ए से बी, मतलब जिस डायरेक्शन में थीटा कर्ल हो रहा है, थीटा मूव, पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे अपने ये चारों फिंगर्स को। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हम थंब पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड टू द प्लेन, राइट? तो यहाँ फॉर दिस, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे कि उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है इनिशियली, ये हमारा सर्कुलर, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है। फ्री हैंड के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया आर, ठीक है? मान लो कि सर्कल है, रेडियस है आर, ठीक है? तो अभी रेडियस की कोई जरूरत नहीं, ये टी टाइम में अगर एंगुलर वेलोसिटी है इसका 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? 5 रेडियन, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो एक पूरा एक सर्कल का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? व्हाट वुड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू डू वन रिवोल्यूशन? तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। ओमेगा कितना है हमारे पास, और या फिर ओमेगा इज इक्वल टू पता है, और थीटा बाय टी। तो यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय ओमेगा और डेल थीटा बाय ओमेगा, अगर ऐसे लिखना चाहे डेल के फॉर्म में, ठीक है? कोई दिक्कत? अब डेल थीटा यहाँ पे ओमेगा कितना है, पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल होगा रेडियन में, 2 पाई। ध्यान रहे हम यहाँ पे 360 डिग्री नहीं लिखेंगे, मतलब कोई भी कैलकुलेशन आ रहा हो हमारे पास ना, तो हम रेडियन ही यूज करेंगे यूनिट, ठीक है? 2 पाई बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है, 5। तो हमारे पास कितना हो गया, टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई बाय 5 सेकेंड, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? बोलोगे सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना होगा, 3.14 इंटू 2, यानी कि 6.28 डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा, 1.256 सेकेंड। ये हो गया टाइम। इतना टाइम लगेगा हमें एक वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है ना, तो सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है? सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। उसका लीनियर स्पीड डिफरेंट हो सकता है, पर एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। कैसे? अब जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, दरवाजा, आपके घर में दरवाजा, ये एक सिंगल ये दरवाजा है, ठीक है? ऐसे करके आपने आपके घर का आपने इसको रोटेट कराया, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है ना? कोई दिक्कत? तो मान लो कि आपने इसको खोला था 60 डिग्री पे, इनिशियली खुला हुआ था 60 डिग्री पे एंगल पे, आपने इसको क्लोज कर दिया। इसको क्लोज होने में कितना टाइम लगा, इस पूरे डोर को क्लोज कर दिया आपने 2 सेकेंड में, राइट? तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा जब आप क्लोज कर रहे थे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी, है ना? समझ पा रहे हो थीटा कितना होगा?
ये 60 डिग्री है तो रेडियन में कितना हो जाएगा हमारे पास, π/3, तो π/3 और टाइम कितना लगा 2, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया ओमेगा का, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आगे चल के मैं भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है, कि या ये जो पार्टिकल मतलब इस डोर के सभी पार्टिकल जो है इतना ही एंगल 60 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं 2.2 सेकेंड में, राइट। लेकिन अगर डिस्टेंस वाइज देखें तो यहाँ पे जो हिस्सा पार्टिकल है, यहाँ इस डोर का जो पार्ट है, उसको 2 सेकंड में वो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन जो एंड पे है वो 2 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कर रहा है। तो सेम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो सभी की स्पीड अलग अलग है। अगर लीनियर स्पीड की बात करें तो सभी की स्पीड अलग है, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो लीनियर स्पीड होगा वो भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है बात, वो होता है रोटेशन, ठीक है। मान लो कि ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो कभी कभी हमारे पास दो टर्म यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, एक होता है टाइम पीरियड। क्या होता है यूज, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड होता है कि वन रिवॉल्यूशन को करने में, मतलब टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू डू वन रिवॉल्यूशन, कोई दिक्कत। तो यहाँ से स्टार्ट करके एकदम कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लग रहा है, राइट। अब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई, और इसका हम एंगुलर वेलोसिटी मान ले ओमेगा, तो 2 पाई/ओमेगा हो जाएगा। ये है रिलेशनशिप एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बाय द वे टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी मतलब जनरल अगर टर्म बात करें तो फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली द रिवॉल्यूशन इज हैपनिंग, राइट। हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी को जनरल, अगर जनरल टर्म बोले तो रिपीटेशन, तो कितनी बार ये अपने एक रिवॉल्यूशन को रिपीट कर रहा है एक सेकंड में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, राइट। तो इसका डेफिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, तो ये बेसिकली होता है एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। और या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। देखो एफ क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी, और इसी चलते जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओमेगा को एक और टर्म से नाम जानते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लीनियर फ्रीक्वेंसी से किस कैसे रिलेट करता है, तो एफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एफ आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पे किसी तरह का। और फ्रीक्वेंसी का अगर जनरल यूनिट है तो वो होता है हर्ट्ज, यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ठीक है। ये जब हम वेव पढ़ेंगे तो और इसके बारे में जानेंगे, फ्रीक्वेंसी टर्म काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, हर्ट्ज हो गया, और या फिर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये दोनों यूनिट यूज होता है, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया यूनिट, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, कोई दिक्कत किसी तरह से नहीं ना, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सेम लॉजिक है जैसा हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंगुलर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि
फाइनल मतलब चेंज इन टोटल एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम। ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इनिशियली कहाँ पार्टिकल तक कितने एंगल पे था, ठीक है, और उसके बाद कितना उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा थीटा, चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम, मतलब उसको उस डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज एवरेज। इंस्टेंटेनियस होता है डी थीटा अपॉन डी टी, बट दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम डी उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो। अब ये जो टर्म आता है, ये होता है कि अगर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, राइट, तो उस केस में हमारे पास या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो वहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी वो डिफरेंट होगा, क्लियर। इसलिए वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज सब जगह पे ये सेम होता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डेल थीटा अपॉन डीटा मतलब किसी भी जगह पॉइंट पे ओमेगा का वैल्यू सेम रहेगा, तो वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाले एंगुलर वेलोसिटी तो वो भी यही वैल्यू देगा, क्लियर, जैसा कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी केस में होता था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो स्पीड सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम कंपेयर करें, ये हमारा है सर्कुलर पाथ, राइट। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, अगर यहाँ से पार्टिकल यहाँ जा रहा है, राइट, ये हो गया थीटा, और ये हो गया एंगुलर मत सॉरी, ये थीटा हो गया और ये हो गया हमारा एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल ने ट्रेवल किया टी टाइम में, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको यहाँ से जाने में, टी टाइम लगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एल अपॉन, या और ये था क्या हमारे पास रेडियस आर, एल अपॉन आर। कोई दिक्कत, ये पता है, ये थीटा का वैल्यू, और इसका यूनिट क्या था, रेडियन, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ओमेगा की बात करें, ओमेगा ओमेगा की बात करें तो क्या आएगा, ये डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। और यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है तो वन अपॉन आर बाहर आ जाएगा और आ जाएगा क्या, डी एल अपॉन डी टी। अब देखो ये एल क्या है, एक्चुअली एक तरह से डिस्टेंस ही है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी आ जाएगा भी अपॉन आर। ये है रिलेशनशिप स्पीड, ध्यान रहे ये जो भी है ना ये स्पीड है, हियर भी इज स्पीड, मतलब कि मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है। इससे वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और स्पेसिफिकली लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर स्पीड। कोई दिक्कत। अब देखो एक जनरल गलती क्या करते हैं, अब अगर आर देखें तो आर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं रेडियल वेक्टर, ठीक है, वो हमेशा आगे की तरफ पॉइंट करता रहेगा, भी हमारा हर पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगा ये, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो स्पीड जो होता है हमेशा टेंजेंशियल होता है, राइट। तो भी हो गया, और ओमेगा क्या है, एक्सियल है। तो जनरली क्या करते हैं हम इसको ऐसे देख करके लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू भी अपॉन आर, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक आपने कहीं डिवीजन सुना है वेक्टर का, नहीं ना, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स आपने नहीं देखा होगा। तो ये तो पहले तो रॉन्ग है, ठीक है। अगर हमें ये करना भी है ना, ठीक है, मतलब इसको फिर वेक्टर की तरह यूज भी करना है तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, भी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब ये हमारा सेंस बनाता है, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखो ओमेगा क्या है, अगर सिंपल से बात करें, अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि इधर, और आर का वैल्यू इधर है। अगर हम इसको ऐसे करके करें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, तो भी का हमें डायरेक्शन मिल जाएगा एट दैट इंस्टेंट, इस जगह पे वी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो ये अब हो गया वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया करेक्ट, राइट, दिस इज करेक्ट, बी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये है करेक्ट रिलेशनशिप एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर बेसिकली रेडियस होता है जिसका, और डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, मतलब डायरेक्ट रेडियस के लोग बाहर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द रिलेशनशिप
आया कहाँ से डेरिवेशन, यहाँ से। ये याद रखना कि डेरिवेशन कभी कभी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो ये हम डेराइव कर पाए। कहीं से कोई दिक्कत? अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें, भी ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन आर, तो भी को कभी भी हम वेलोसिटी नहीं समझेंगे, ये क्या होगा, स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब ये तो था कि सर्कुलर पाथ में, बट रिमेंबर बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हमेशा सर्कुलर पाथ में हम यूज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं जहां पर भी एंगुलर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी भी है ना, जो ओमेगा भी है ना, ये हमने डिफाइन कर रखा है इस पॉइंट के लिए, सेंटर के लिए। मतलब ऑब्जर्वर अगर हमारा यहाँ है, तो अगर यही ऑब्जर्वर यहाँ पे हो या फिर बाहर हो, सर्कल के बाहर हो, तो इसके वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ओमेगा के वैल्यूज है ना, वो डिफरेंट हो जाएंगे। ऑब्जर्वर अगर डिफरेंट पोजीशन पे हो तो ओमेगा का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ। तो ओमेगा फॉर जनरल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे ये अभी जो मैं बता रहा था, ये सर्कुलर पाथ है, पी है, पी डैश पे। अगर ये ऐसे करके चल रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने अल्फा एंगल क्रिएट किया, तो और इसको लगा टाइम टी। तो इस पॉइंट पे अगर ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू हम ओ लिखें तो कितना होगा, अल्फा बाय टी, है ना। लेकिन अगर हम वही ओमेगा ओमेगा लिखे हम बी के ए के रिस्पेक्ट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भी पार्टिकल कर्व में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ये क्या है, टी टाइम में ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ए पे, बीटा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा अपॉन टी। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए सेम सर्कुलर मोशन जो है ना, उसका एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? तो ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के लिए। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हमें दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपना सर को घुमाना पड़ रहा है ना। तो वहां भी थीटा इन्वॉल्व है, एंगुलर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी हमारे पास ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल बी है और एक पार्टिकल ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। अब भी इस आर से थीटा टू एंगल पे वी भी बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब समझो कि अपवर्ड नॉर्थ या फिर यस नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ इधर, और ये हॉरिजॉन्टली इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब ये थीटा वन है। अब इन दोनों के बीच में अगर बी के रिस्पेक्ट में भी देखें तो एक ए को देखने के लिए क्या है, हमें सर को टर्न करना पड़ेगा, या ए को ए के पोजीशन पे अगर पार्टिकल ए है, तो अगर वो बी को देखेगा तो बी को देखने के लिए सर को टर्न करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ओमेगा निकालेंगे ना, ओमेगा का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, भी अपॉन आर। ये भी है भी परपेंडिकुलर, भी क्या है, भी परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि एक पार्टिकल है ए, ठीक है, यहाँ पे है ये बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है यहाँ से भी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ए जब भी बी को देखेगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी एट दैट पॉइंट पे यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, पर कुछ देर बाद यहाँ पे ये हो जाएगा वैल्यू, अभी भी स्पीड भी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ और होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, भी, और मैंने बताया था भी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो जो आर लेंगे ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के बीच का पाथ होगा वो आर, और उस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर जो निकालेंगे ये होगा वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, किस पे, आर पे, इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे तो जो स्टार्टिंग में हम जब ले रहे हैं, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी भी इस पे परपेंडिकुलर ही है ना, कोई दिक्कत यहाँ। तो ये हो जाएगा भी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ भी अपॉन आर इनिशियली एट टी इज इक्वल टू, लेट्स से एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, यानी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। लेकिन टी इज इक्वल टू ये हमने ले लिया बी डैश, टी इज इक्वल टू टी सेकेंड पे,
लेट्स से। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास हो गया थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो एक बात समझो, हमारे पास अब होगा ये आर डैश, ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा, ठीक है, ये थीटा, और हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत। तो इधर क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो गया, भी कॉस थीटा। तो इस केस में अब जब नया हम भी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टी सेकेंड पे, तो यहाँ पे वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन जो आर होगा वो आर डैश होगा यहाँ पे, यानी कि अब होगा भी कॉस थीटा अपॉन आर डैश, ठीक है। हम इस बार ये डिस्टेंस काउंट करेंगे, कोई दिक्कत। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी हमें आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है ये 1 2 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है ओ, वो इधर जा रहा है और ये है पोजीशन, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। और ये है 10 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल पी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी 10 मीटर पर, ये 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये भी इनिशियली क्या है 4 मीटर पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि वी ओ रेस्ट पे, वी ओ इज 0, ये रेस्ट पे, ठीक है। वी पी जो पार्टिकल पी है ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का आर निकालना पड़ेगा। तो ये 4 4 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके, ये आ गया 4√2, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 45, तो ये भी 45 हो गया। अब ये 45 तो, और वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इधर आएगा 10 कॉस 45, 45 का वैल्यू क्या होता है √1/√2, तो 10/√2 इधर आ जाएगा और 10 साइन 45 इधर आएगा परपेंडिकुलरली, ये भी क्या होगा 10/√2, कोई दिक्कत। तो हमारे पास इस केस में अगर हम ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ कैलकुलेट करें तो भी क्या होगा, वेलोसिटी या स्पीड पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ये होना चाहिए परपेंडिकुलर टू आर, ये राइट आर पी ओ। अभी अब देखो पी ओ अगर हम निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगा 10/√2, 10/√2 डिवाइड बाय ये कितना है 4√2, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4/√2, है ना। तो ये कितना होगा 10/4 इंटू √2 इंटू √2, 2 हो गया, तो 2 5 जा 10, 5/4, यानी कि 1.25 रेडियन पर सेकेंड। कहीं से कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप कि ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी भी स्पीड हो, मतलब जो पार्टिकल ओ है वो भी मूव कर रहा हो, उस केस में क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टू पार्टिकल पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट, ये दोनों 10 मीटर पे है, पी यहाँ पे है, सॉरी पी यहाँ पे, ये क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ठीक है। At certain instant, the velocity of P is 8 meter per second, making 30 degree, and the line joining P and Q are at and that of Q is 6 meter per second, making 30 degree with PQ, ठीक है। In the figure, then the angular velocity of Q with respect to P, अब ध्यान रखना हमें किसका निकालना है, Q निकालना है, angular velocity of Q with respect to P, यानी कि ओमेगा Q with respect to P निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब सिंस ये है इस डायरेक्शन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। तो 6 है, 6 cos 30 कितना हो, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2,
तो यहाँ पे आ जाएगा 6√3, ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। और इधर कितना होगा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 6 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 8 है तो cos इस ये जो कंपोनेंट आएगा cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 यानी कि 4√3, और इधर आ जाएगा 4, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखो परपेंडिकुलर का जब बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर PQ पे दो ही वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ रहा है, ये दोनों, ये इधर है, ये इधर है, राइट। तो अब हमें ध्यान दो, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ओमेगा क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हो जाएगा वी क्यू पी परपेंडिकुलर बाय क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। ये तो पी क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो अगर हम इसको डायरेक्शन ले ऊपर की तरफ, इसको पॉजिटिव ले, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन ना, ये पॉजिटिव ले हम, तो हमारे पास क्या होगा, क्यू माइनस पी, 3 माइनस, रिलेटिव है ना, तो 3 माइनस ऑफ -4, ये नीचे आ रहा है, 3 माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 10, विच मीन्स माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 7, 7/10, क्या हो गया 7/10, विच मीन्स 0.7, कोई दिक्कत, रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन कितना होगा, तो अब देखो p के रिस्पेक्ट में जो VPQ आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव ही ले रहा है। अगर हमने ये मोशन लिया तो पार्टिकल p के रिस्पेक्ट में q किधर रोटेट कर रहा है, इधर, ये क्या हो गया हमारे पास आउटवर्ड टू द प्लेन। तो अगर हम डायरेक्शन लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इधर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और आउटवर्ड टू द प्लेन। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम आ सकता है इससे। मेन कॉन्सेप्ट यही है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दोनों का पहले मिनिमम, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है, और उनके वेलोसिटीज को उस लाइन के परपेंडिकुलर अरेंज करना है, और फिर भी परपेंडिकुलर बाय जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो, राइट। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, पर इसके डिफरेंट वेरिएशन आ सकते हैं, जैसे जैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पूछा गया है, फाइंड आउट द ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब इट इज हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, लेट्स से कि यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, इस जगह पे है ना। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो ये हमें पता है, ये आ जाएगा h मैक्सिमम हाइट, और ये हो गया हमारे पास r/2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये 50 है, तो 50 cos 37 कितना होगा, cos 37 बोलो 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 40, और इधर कितना हो जाएगा sin 37, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इस जगह पे हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 40, कोई दिक्कत। अब हमें ये डिस्टेंस के बारे में पता करना है, ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये होगा हमारे पास r, ठीक है। तो यानी कि r का वैल्यू क्या हो गया, √h² प्लस r/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू हम निकाल लेंगे, h का वैल्यू हमारे पास होगा क्या, √, uy² अपॉन 2g। अब uy कितना है 30, तो 30² अपॉन 20, विच मीन्स 900/20, दैट मीन्स 45 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम बात करते हैं आर, आर का वैल्यू पता है हमें क्या होता है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, हमें पता है टी, टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, या TA होता है uy/g, uy कितना है हमारे पास 30/10, यानी कि 3 सेकेंड। तो रेंज का वैल्यू क्या होगा, ux, ये जो r/2 ले रहे हैं हम, r/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ux इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ux कितना है हमारे पास 40 × 3, यानी कि 120 मीटर।
अब बोलोगे सर इसमें हम रेंज निकाल के क्यों नहीं कर सकते थे, रेंज निकाल के, रेंज निकालते उसको हाफ करते। रेंज का फॉर्मूला होता है 2 u x u y। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, या ऐसे याद करें 2 u x u y अपॉन जी, या फिर हमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ये 2 थीटा है अपॉन जी। अब यहाँ पे मैंने ये यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 37 है, 37 का 2 थीटा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 72, राइट। तो 72 डिग्री का डायरेक्ट एंगल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वैल्यू निकालना, तो इस तरह से हमने कर लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है सारे कुछ। तो ये हो गया 120। कोई दिक्कत यहाँ पे, हमारे पास एच का वैल्यू निकल गया कितना है 45 मीटर। आर का ये डिस्टेंस निकल रखा है हमारे पास कितना है 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ना परपेंडिकुलर, ये आर का वैल्यू निकल गया। और एक और चीज हमें निकालना है परपेंडिकुलर वाला पार्ट, तो ये मान लेते हैं हम 5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 5 होगा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो 40 साइन 5, याद रखना 40 साइन 5, राइट। तो अगर जब हम ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे हमारे पास ओमेगा पी, यहाँ पे है ये पॉइंट पी, पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ करेंगे, तो देखो ध्यान से हमें क्या निकलना है वी पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, राइट, परपेंडिकुलर बाय आर, है ना, कोई दिक्कत। अब ये पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा 40 साइन थीटा, 40 साइन थीटा, ये 40 साइन थीटा, ये 40 कॉस थीटा, राइट। ये क्या हो गया 40 साइन थीटा, 40 साइन थीटा अपॉन आर। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे पता होगा हमें, ठीक है, तो साइन थीटा ऑब्वियसली क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी एच अपॉन आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 इंटू एच अपॉन आर बाय आर, तो ये क्या होगा 40 एच अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर का वैल्यू ये था एच स्क्वायर, आर बाय 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40 एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा आएगा, राइट। तो ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ करें तो हमारे पास कितना था 40, एच का वैल्यू कितना है 45, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 45 का स्क्वायर, कितना है 45 का स्क्वायर, मतलब ये 45 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। और ये जो आएगा ये करीब आएगा 0.12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू, ये आंसर एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये तो था मैक्सिमम हाइट पे, हो सकता है इसका एक और आता है हमारे पास क्या कि हमें निकालना है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो जाता है, कैसे देखो, ये जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये एग्जैक्टली जैसा यहाँ पे है ना, ये इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसा ही होगा, ये होगा 37 डिग्री, और ये 50 से जा रहा है तो 50 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितना इस वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा cos 37 है तो ये हो गया 40 और ये होगा 30, तो हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं है, देखो ये रहेगा 40 ही। और जब जिस लेवल पे आते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो सेम हाइट पे जितनी जाते समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी उतनी ही स्पीड नीचे तरफ होगी, राइट। तो ये होगा 30, तो सेम 40 हुआ, राइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये मान लिया हमने p, और ये डिस्टेंस हो गया r, r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2 ux uy अपॉन जी, ux का वैल्यू कितना आ जाएगा, ux का वैल्यू है 40, uy का वैल्यू है 30 अपॉन g का वैल्यू है 10, तो कितना हुआ 240, ठीक है 240 मीटर। और हमारे पास ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखे हैं, तो हमारे पास क्या होगा वी पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ परपेंडिकुलर बाय आर, ठीक है, डिस्टेंस ही है। बी क्या हो गया ये 240, सॉरी ये हो जाएगा 30, परपेंडिकुलर तो ये 30 हुआ ना, डिवाइड बाय 240, तो ये कितना का 1/8 रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, राइट।
कहीं से कोई कंफ्यूजन? अब डायग्राम देख करके मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर यहाँ पे तो 30 - 30 क्यों नहीं कर रहे? यहाँ भी ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो परपेंडिकुलर जब निकाल रहे होते थे तो इस यहाँ पे इधर वेलोसिटी आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे, राइट? यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा है, ये सेम पार्टिकल है ना, वहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल थे और वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की वेलोसिटी थी। यहाँ पे ये पार्टिकल जब यहाँ से चल के आ रहा है तब यहाँ पहुंच रहा है, राइट? तो एक्चुअली हम जो ओ निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ ये पोजीशन है ना कि पार्टिकल, ठीक है? ये वही पार्टिकल है, यहाँ पे जो पी पहुंच रहा है ना, ये एक्चुअली यही पार्टिकल है जो पी पोजीशन में पहुंच रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बिल्कुल कर सकते हैं ना। यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है, ये 37 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेंगे परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो ये कितना आएगा इधर 20 cos 37 का वैल्यू कितना 4/5, राइट? तो 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज 4 जा 16, और इधर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, इधर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा 50 है। अब यहाँ पे cos 53 का वैल्यू होता है 3/5, तो ये होगा 30 और इधर आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है? अब हमारे पास सिंपल है, ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पी ओ या ओ पी। अब यहाँ पे पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालें, तो अगेन इसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, तो इसको 12 को पॉजिटिव मानेंगे ऊपर की तरफ, तो 12 माइनस ऑफ -40, ठीक है, डिवाइड बाय पी ओ 10। अब देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दो अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों अलग अलग एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 52 12 प्लस 40 यानी कि 52, 52 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 5.2 रेडियन पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं? और डायरेक्शन पता है हमें, डायरेक्शन बताना होता है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट द इंस्टेंट सोन इन द फिगर। अब इस इंस्टेंट पे हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं? तो इसमें करना क्या है हमें, बेसिकली देखो, अगेन ये है डी और ये, तो ए और बी का ये जो डिस्टेंस होगा क्या आएगा, डी रूट टू है ना? ओके, अब ये 45 डिग्री होगा हमारे पास, अगर हम बात करें तो इसका एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और इसका होगा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसका जो v का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये होगा v/40 v sin 45, राइट? यानी कि v/√2, और इसका एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर भी v/√2, ठीक है? कोई दिक्कत? तो अगर इस केस में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय ए बी निकालेंगे। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़े, तो अगर हम ए निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन को अगर हम निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, मतलब क्लॉकवाइज को यहाँ पॉजिटिव लें, ठीक है, मेंशन कर देते हैं कि टेकिंग क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव रोटेशन, क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव रोटेशन, ठीक है? ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर रहा है। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव बोल दिया। तो वी ए बी परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v/√2 माइनस, ठीक है, परपेंडिकुलर है इधर, माइनस v/√2, ठीक है, स्पीड हो गया, डिवाइड बाय ए बी कितना है d√2, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2v/√2 डिवाइड बाय d√2।
अब ये √2 नीचे आएगा तो √2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा कितना, v/d। तो ओमेगा ए बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, v/d। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, v/d। कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसे ही बनेगा, राइट। यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या करना है हमें, बस इसके कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। 37 है तो एक यहाँ पे परपेंडिकुलर पे आएगा और इसका एक परपेंडिकुलर निकालना हमें, है ना। अगेन यहाँ पे ये वीपी का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, टी 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। कॉस 37, हमें इस वाले वेलोसिटी से तो कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, हमें इससे मतलब है जो परपेंडिकुलर है, ये साइन 37। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, 3/5, है ना। तो 5 2 ज़ा 10, यानी 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे है वी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन यहाँ पे साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5। तो साइन 4/5 करेंगे तो 15/5 यानी कि 3, एंड 3 3 ज़ा 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे साइन 53 का वैल्यू 4/5 होता है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। तो हमारे पास भी पी क्यू हो गया। ये आ जाएगा। अगेन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे टेकिंग, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस ऑफ -12 डिवाइड बाय क्लॉकवाइज, मतलब कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज करने का मतलब कि इधर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो 6 माइनस ऑफ -12, राइट, एंड डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है इन्होंने ले रखा है 5, तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 12 दैट इज 18/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ से ये कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पी और ये परपेंडिकुलर बाय पी क्यू। अब ये पी, इसके बारे में बात हो रही है, इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव माइनस ऑफ -12, ठीक है। इसके बाद ये है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बात करने वाले हैं आरपीएम के बारे में। आरपीएम समझते हो, सुना होगा आपने नाम, आरपीएम है, जो मोटर वगैरह होता है उसमें लिखा होता है आरपीएम। तो आरपीएम बेसिकली होता क्या है, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। आरपीएस भी होता है पर आरपीएस उतना यूज नहीं होता, आरपीएम ज्यादातर यूज होता है, रोटेशन पर मिनट। अब रोटेशन पर मिनट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोटेशन, कोई अगर बहुत फास्ट टायर घूम रहा है, राइट, या कोई व्हील रोटेट कर रहा है, तो उसमें उसका स्पीड बताता है आरपीएम में, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। अब इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो लेट्स से कि एन आरपीएम है, एन आरपीएम, इसका मतलब क्या होता है कि एन रोटेशन पर सेकंड, सॉरी, एन रोटेशन पर मिनट, राइट। अब एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई, और पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड, राइट। तो ये कितना होगा, 2 3 जा 60, यानी कि पाई/30 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो कभी भी आरपीएम से आरपीएस रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी तरह से रेडियन पर सेकंड से अगर हमें आरपीएम में कन्वर्ट करना हो तो 30/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा आरपीएम पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल एज सोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए, ठीक है, with respect to B and C if angular velocity with respect to
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है भी ए ओ, राइट, बी सी, ये है भी, जो यहाँ पे दे रखा है ना, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड भी एस सर्कल, तो ये जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा भी अपॉन आर। अब ये जो भी है, ये तो स्पीड सबके लिए वही है ना, बी के लिए पार्टिकल की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, चाहे हम ओ से देखें बी से देखें, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, राइट, मतलब वेलोसिटी बोल रहे स्पीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये है ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब ये अगर हम बात करें ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना होगा, भी अपॉन, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी, राइट, ये हो जाएगा भी अपॉन 2r। अब बेसिकली कितना हो जाएगा, भी अपॉन 2r, और भी अपॉन आर क्या है, ओमेगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2, कोई दिक्कत। सो इसी तरह से ओमेगा सी निकाले तो ये कितना होगा, भी अपॉन 3r, यानी कि ओमेगा नॉट बाय 3, कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन कोसेंट्रिक सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड एंड 6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज सोन, ओके। अब दोनों का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो सेम ही है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बी अलाइंड अगेन इन द सेम वे फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये क्वेश्चन सुनने में बड़ा कंफ्यूजन लगता है, कैसे होगा भाई, है ना। अब देखो स्पीड है, लेकिन हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करना है, तो अगर हम वी ओमेगा ए बात करें तो ओमेगा ए कितना होगा, भी ए अपॉन आर ए। अब भी ए कितना है हमारे पास, 4 रेडियन पर सेकेंड, और ये नॉर्मली है, ओमेगा ए कितना है, 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा बी कितना दे रखा है इन्होंने, 6 रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ बोला गया है कि ये फिर से कब अलाइन होंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट हो, तो इसको ना करने के एक लेंदी मेथड है, लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर समझ में आता है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, हम सबसे पहले निकाल लेंगे ओमेगा किसी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कर लेते हैं, ठीक है, ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कर देते हैं, क्या आएगा, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ये कितना आ गया हमारे पास, 6 माइनस 4, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। अब याद करिए, हम जब रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पढ़ा था, मैंने बताया था कि जब भी ये हम लिखते हैं ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट या किसी भी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसके रिस्पेक्ट में रहे हैं उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं, और फिर उसको रेस्ट पे मान करके हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम ए को रेस्ट पे मान लें, तो बी क्या है, वो 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है इधर, ये बी पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में बी 2 रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट कर रहा है। तो ये कितना मतलब हर बार, मान लो यहाँ पे ए है, बी, ये 2 मतलब ए के रिस्पेक्ट में, ए रेस्ट पे है, तो ए से अगर हम रुक करके देखें तो ए के रिस्पेक्ट में बी 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है ना, कोई दिक्कत। तो अगर ये 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, तो वापस अपनी पोजीशन पे कब रीअलाइन होगा, वापस यहाँ पे जब वापस आएगा, और वापस कब आएगा, जब ये कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई का, है ना। तो पहली बार जब वापस कब अलाइन होगा, जब ये पूरा एक 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा, तो टाइम क्या आएगा, टाइम उसमें, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा बी ए, दैट मीन्स 2 पाई अपॉन पाई, पाई पाई कट, पाई 2 पाई बाय 2, यानी कि 2 2 कट गया पाई, तो पाई सेकेंड कितना आया, पाई सेकेंड। तो पहली बार ये कितने बार, पहली बार जब ये कब मीट करेगा, पाई सेकेंड के बाद, और हर बार अगर यहाँ पे जितना रोटेशन होगा, जितना हमारे पास टर्म आएगा, यानी एन, टी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अगर अगर जनरल के टर्म में बात करें तो हर बार जब 2 n पाई, राइट, एंगल कवर करेगा 2 n पाई, राइट, मतलब हर बार n बाय
ओमेगा बी है यानी कि 2, तो 2 टू यानी n पाई सेकेंड। तो एवरी n पाई सेकेंड मतलब n जो है एक इंटीजर हो गया, बाद ये टी जनरल हो गया, जनरल, ठीक है। हर बार n पाई सेकेंड के बाद ये वापस रीअलाइनमेंट आएगा, ठीक है, यानी कि ए और बी एक साथ इसी पोजीशन पे आएंगे हर बार, तो हर एवरी पाई सेकेंड के बाद, ठीक है। इसलिए अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा ना, अगर इस मेथड से हम नहीं करते, नॉर्मल जनरल मेथड यूज करें, जनरल मेथड क्या, और कैलकुलेशन वाला मेथड यूज करें बिना समझे, तो वहां पे हमारे पास किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो देखो। अब जैसे आज सर्कल वाला पार्ट है, इसका अगर हमारे पास आ रहा है ये, अब ए जब मान लेते हैं कि टी टाइम बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है, वापस टी टाइम में वापस यहाँ आ रहा है, तो इसका रोटेशन तो हो रहा होगा, है ना। इसने लेट से कि एन बी ने एन रोटेशन किया होगा, एन बी रोटेशन किया होगा, तो इसने कितना एंगल किया, थीटा बी कितना आएगा, 2 पाई एन बी, और थीटा ए कितना आएगा, 2 पाई एन ए। और इन दोनों को करने में इनको टाइम क्या लगा होगा, सेम टाइम, राइट। तो ये कितना आएगा, ओमेगा बी इंटू टी, और ये कितना आएगा, ओमेगा ए इंटू टी। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, थीटा बी माइनस थीटा ए, ये तो एक मतलब इवन नंबर ही आएगा, इवन या ओड मतलब एक इंटीजर ही आएगा, राइट, है कि नहीं। तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, एन जो ये है एन बी माइनस एन ए करे, तो ये एक इंटीजर ही आएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा 2 पाई, दोनों साइड में मल्टीप्लाई, 2 पाई एन बी माइनस 2 पाई एन ए वुड बी 2 पाई एन, और 2 पाई एन बी ये हो गया थीटा बी, इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा बी टी माइनस ओमेगा ए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, 2 पाई एन। अब ओमेगा इसमें हम टी टी को कॉमन ले लें, तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। और यहाँ पे ओमेगा बी कितना है, ओमेगा बी का वैल्यू हमारे पास था 6, राइट, 6 और ये 4, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी का वैल्यू 2 पाई एन अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन पाई। एवरी एन पाई सेकेंड के बाद ये यहाँ पे वापस इसी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रॉपर कैलकुलेशन बेस, हम ये मेथड 2 हो गया, ठीक है, और वो हो गया मेथड 1। आपको जो अच्छा लगता है मेथड वो समझ लो, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स में हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, और ये हम समझ के बना रहे हैं, राइट, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।